नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता फुलवारिया, राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़, जयपुर। द्वितीय वर्ष, विषय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम जिस टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे वह टॉपिक था विजयनगर साम्राज्य। आज हम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत विजयनगर के प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। विजयनगर पे हमने देखा कि एक एक करके 5 वंशों ने शासन किया। अब विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, उसका जो शासन का संचालन किस प्रकार से होता था, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रशासन का जो केंद्र बिंदु था राजा ही था, परंतु विजयनगर काल में संयुक्त शासन के दर्शन दृष्टिगोचर होते हैं। संयुक्त शासन का मतलब है कि राजा के साथ मतलब 2 राजा एक साथ शासन करते थे या राजपथ के अंदर कई व्यक्ति शासन एक साथ करते थे। उदाहरण की तरह हरिहर और बुक्का ने साथ साथ शासन किया। राजा को राय कहा जाता था। राजा को किस तरह व्यवहार करना चाहिए इसका उल्लेख कृष्णदेव राय की पुस्तक अमुत्य माल्याद में दिखाई पड़ता है। इसके अनुसार राजा को सदैव प्रजा के सुख और कल्याण को आगे रखना चाहिए। जब राजा प्रजा का कल्याण करेगा तभी प्रजा भी राजा के कल्याण की कामना करेगी, तभी देश प्रगतिशील एवं समृद्धशील होगा। तो राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? राजा पर नियंत्रण राज परिषद नामक संस्था रखती थी। इसका सदस्य स्वयं राजा भी होता था। राजा अपना प्रशासन मंत्री परिषद के माध्यम से करता था। राजा अपना प्रशासन मंत्री परिषद के माध्यम से करता था। इसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी अथवा महाप्रधानी होता था। मंत्री परिषद में 20 सदस्य होते थे तथा सदस्यों की आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होती थी। प्रधानी को पेशवा का अग्रवर्ता माना जाता था। वैसे मंत्री परिषद का अध्यक्ष सभा नायक होता था। जिस प्रकार आज कि मुख्य जो वास्तविक प्रधान है प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति जो नाम मात्र के प्रधान परंतु देश के प्रमुख कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार विजयनगर प्रशासन में जो मुख्य होता था वह राजा होता था, उसे राय कहा जाता था। राजा को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद नामक की संस्था होती थी और मंत्रिपरिषद का जो अधिकारी होता था वो प्रधानी कहलाता था। ये आपको बता दिया गया। अब प्रशासन में जिस विभाग के माध्यम से प्रशासनिक कार्य किए जाते थे, सचिवालय। अब्दुल रज़ाक जो उस टाइम विजयनगर की यात्रा पर आया था ने लिखा है, सचिवालय का वर्णन किया है। उसने सचिवालय का नाम दीवान खान के रूप में उल्लेख किया है। यहाँ कुछ अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे रायसम। रायसम का अर्थ लिया जाता है सचिव से। अब केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से चलता था? केंद्र प्रांतों में विभाजित थे जिसे मंडलम कहा जाता था और विजयनगर काल में कुल 6 प्रांत थे। हालांकि डोमिनो पायस ने 200 प्रांतों का उल्लेख किया है। प्रांतों के प्रमुख युवराज अथवा दंडनायक होते थे। दंडनायक एक पदसूचक शब्द था जो विभिन्न अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होता है। दंडनायक को सेनापति, न्यायाधीश, गवर्नर, प्रशासकीय अधिकारी आदि कुछ भी बनाया जा सकता था। कार्यकर्ता एक प्रशासकीय अधिकारियों की एक श्रेणी थी। अब स्थानीय प्रशासन में किस प्रकार के विभाजन था? राज्य या मंडलम अथवा प्रांत, वलनाडु,
जैसे कमिश्नरी, नाडु, जिला, कभी कभी तहसील भी हो जाती थी। और नाडु के नीचे जो मेलाग्राम 50 गांवों का समूह था, स्थल, तहसील, उद, ग्राम आदि में विभाजित था। तो मंडलम, मंडलम वलनाडु, मंडलम वलनाडु, कमिश्नरी नाडु, जिला, तहसील, मेलाग्राम, उद्ग्राम आदि। यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, न्यायकार व्यवस्था थी। नगर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी न्यायकार व्यवस्था थी। नायक वस्तुतः एक भू सामंत थे जो सैनिक अथवा असैनिक हो सकते थे। इन्हें वेतन के बदले एक प्रकार की भूमि प्रदान की जाती थी जिसे अमरम कहा जाता था। अमरम प्राप्त करने के कारण इनका एक नाम अमर नायक पड़ गया। नायकों के पद धीरे धीरे वंशानुगत हो गए। ये अपना एक प्रशासनिक एजेंट विजयनगर राज्य में नियुक्त करते थे जिससे स्थानपति कहा जाता था। अच्युत देव राय ने नायकों की उद्दंडता को रोकने के लिए एक विशेष अधिकारी महामंडलेश्वर अथवा कमिश्नर नियुक्त किया। तो आयंगर क्या है? एक भू सामंत है जो सैनिक भी हो सकता है और असैनिक भी हो सकता है। उसे वेतन के बदले जो एक क्षेत्र दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? अमरम। और इस कारण इन नायकों को अमर नायक भी कहा जाता था। अमर नायक तो भूमि पे रहता था, जो भूमि उसे दी जाती थी वेतन के बदले, और अपना एक एजेंट राय के पास या राजा के पास छोड़ता था। इसे स्थानपति कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था विजयनगर प्रशासन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी आयंगर व्यवस्था थी जो मूलतः गांव के प्रशासन से संबंधित थी। गांव में प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह नियुक्त किया जाता था जिसे आयंगार कहते हैं। आयंगारों का पद आनुवंशिक होता था। ये अपने पदों को गिरवी रख सकते थे, बेच सकते थे। इन्हें लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। कुछ आयंगारों के नाम भी प्राप्त होते हैं। सैन तवे ओवा ये गांव का हिसाब किताब रखते थे। तलर गांव का कोतवाल अथवा पहरेदार होता था। बेगार बलपूर्वक लेने वाला अधिकारी था। महानायकाचार्य इस अधिकारी के द्वारा राजा गांव पर नियंत्रण रखता था। अब हम बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था की कि विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। राज्य के आय का जो सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। भू राजस्व से संबंधित विभाग को अष्टबने कहा जाता था। भूमि कर को श्रेष्ठ कहा जाता था। भू राजस्व की मात्रा 16 से 32% के बीच थी। भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया था: सिंचाई मुक्ति भूमि, सूखी जमीन, बाग एवं जंगल मुक्ति भूमि। भूमि की माप कृष्णदेव राय ने करवाई थी। अन्य प्रमुख कर भू राजस्व के अलावा, भूमि कर के अलावा कौन कौन से कर लिए जाते थे विजयनगर साम्राज्य में? तो सिंचाई कर। सामान्यतः राज्य की ओर से सिंचाई की कोई विभाग नहीं था, परंतु कुछ शासकों ने नहरें निकलवाकर विजयनगर काल में सिंचाई को बंदोबस्त किया। बढ़ई कर, बढ़इयों पर भी कर लगता था जिसे कसामी गुप्त कहा गया। विवाह कर, वर वधू दोनों से विवाह कर लिया जाता था, परंतु कृष्णदेव राय ने इस कर को माफ कर दिया। कंदाचार यह सैनिक विभाग अथवा दंडनायकों के अधीन रहता था। नाइयों पर भी कर लगता था, परंतु सदाशिव राव के शासन काल में राम राय ने इसे माफ कर दिया। कलवगर यह पुलिस अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ। पुलिस विभाग के खर्चों को वेश्याओं की आय से वसूल किया जाता था। अब हम जिस पर बात कर रहे हैं वह भूमि के प्रकार।
कि विजयनगर साम्राज्य में भूमि के कितने प्रकार थे। भंडारवाद ग्राम, ऐसे ग्राम जिनकी भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण में होती थी। जो राज्य की या सरकार के सीधे नियंत्रण में थी उसे भंडारवाद ग्राम। ब्रह्मदेव भूमि, जो ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि थी। देवदेव, मंदिरों को दान में दी गई मुक्त भूमि। मठीपुर, मठों को दान में दी गई भूमि। अमरम, नायकों को दी गई भूमि। उम्बली, गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि। रक्त खोड़के एवं खंत खोड़के, युद्ध में शौर्य प्रदान करने वालों को दी गई भूमि। कुटगी, ब्राह्मणों बड़े भूस्वामियों द्वारा किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि। वारम व्यवस्था, पट्टेदार एवं भूस्वामी के बीच उपज की हिस्सेदारी को वारम व्यवस्था कहा गया। कुदी, कृषक मजदूर। विजयनगर काल में विदेशी व्यापार उन्नति की अवस्था में था। डोमिनो पायस लिखता है कि प्रत्येक गली में मंदिर थे, क्योंकि भी सभी शिल्पियों व्यापारियों से कपड़ा, खानों की खुदाई। इस समय के प्रमुख व्यापारियों में कपड़ा, खानों की खुदाई, गंदी का पेशा यानी कि इत्र, चीनी, मसाले आदि शामिल थे। अब्दुल रज़ाक ने 300 का कालीकट अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। भारत में जहाज मालदीव के द्वीपों में बनते थे। प्रमुख देश जिनसे व्यापारिक संबंध थे उन देशों के नाम पुर्तगाल, चीन, यूरोपीय देश, फारस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, बर्मा, अरब इत्यादि। प्रमुख निर्यातित वस्तुएं मसाले, कपड़ा, चीनी, चावल, लोहा, सोना, बारूद आदि। प्रमुख आयातित वस्तुएं घोड़ा, मदिरा, मोती, मूंगा, पारा, मलमल आदि। इस प्रकार विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से विजयनगर समृद्ध था। सिक्के, वरा विजयनगर का एक सर्वप्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का था जो 52 ग्रेन का था। इसे विदेशी यात्री पेगोडा, हूण, प्रदोष के रूप में उल्लेख करते थे। प्रताप 26 ग्रेन का था। जैसे आधे वराह को प्रताप कहा जाता था। फणम 55 ग्रेन का था। स्वर्ण सिक्कों को फणम कहा जाता था। तो देखो 52 ग्रेन का पेगोडा, 26 ग्रेन का प्रताप, 55 ग्रेन का सोने का फणम। तार चांदी के छोटे सिक्कों को कहा जाता था। विजयनगर में मुख्यतः स्वर्ण, तांबे के सिक्के ही प्रचलित थे। चांदी के थोड़े ही ज्ञात हैं। विजयनगर के शासकों ने सिक्कों पर हनुमान, गरुड़ की आकृति दिखाई पड़ती है। तुलव वंश के शासकों ने बैल, गरुड़, शिव, पार्वती, कृष्ण आदि की आकृतियाँ मिलती हैं। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक दशा। विजयनगर कालीन अभिलेखों में सकल वर्णाश्रम धर्ममंगला नुपाली सुंद नामक शब्द का प्रयोग हुआ। इससे पता चलता है कि राजा सभी वर्णों के मंगल की कामना करता था। समाज में मुख्यतः निम्नलिखित वर्ग प्रचलित थे। ब्राह्मण, उत्तर भारत के विपरीत दक्षिण भारतीय ब्राह्मण मांस, मदिरा आदि का सेवन करते थे। समाज में इनका स्थान सर्वोच्च था। इन्हें किसी भी कार्य के लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों के बाद जो दूसरा जो वर्ग आता है वो वर्ग चेट्टी अथवा शेट्टी। ब्राह्मणों के बाद इस वर्ग की सामाजिक स्थिति अधिक अच्छी थी।
व्यापारी अधिकांश इसी वर्ग के लोग थे। वीर पंचाल चेट्टियों के समतुल्य व्यापार करने वाले दस्तकार वर्ग के लोग थे। इनमें लोहार, स्वर्णकार, कांस्यकार, बढ़ई, केल्लोकार, कंबलतर, इन मध्यम वर्गों में लोहारों की स्थिति सबसे अच्छी थी। केकोल्लार अथवा जुलाहे मंदिरों के आसपास रहते थे। इनका मंदिरों के प्रशासन पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता था। इनके अतिरिक्त नाइयों की भी अत्यंत प्रतिष्ठा थी। बड़वा वर्ग, ये लोग उत्तर भारत से दक्षिण में आकर बस गए थे। इन्होंने दक्षिण के व्यापार पर अधिकार कर लिया था। इसी कारण एक सामाजिक विद्वेष की भावना पनप रही थी। निम्न वर्ग, विजयनगर काल में कुछ निम्न वर्गों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे डोबर जो बाजीगरी का कार्य करते थे, जोगी, मछुआरों की दशा भी खराब थी। कुछ अन्य वर्गों में जैसे कल्लर, पय्यन आदि का उल्लेख भी मिलता है। दास प्रथा का उल्लेख निकोलो कोंटी ने किया है। पुरुष महिला दोनों प्रकार के दास थे। दासों के क्रय विक्रय को वेंसवेग कहा था। स्त्रियों की दशा सामान्यतः निम्न थी, परंतु उत्तर भारत की अपेक्षा अच्छी थी। ये अंगरक्षिकाएँ भी होती थी। विजयनगर काल में गणिकाओं की स्थिति उच्च थी। वेश्याओं से प्राप्त कर से पुलिस व सैन्य विभाग का खर्च चलता था। सामान्यतः विधवाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, परंतु विधवा विवाह को कर से मुक्त रखा गया था। इससे पता चलता है कि विजयनगर शासन विधवाओं की दशा सुधारना चाहते थे। दहेज प्रथा, इस काल में दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। देवराय द्वितीय ने 1424-25 ईस्वी के एक अभिलेख में दहेज को अवैधानिक घोषित किया। सती प्रथा विजयनगर काल में प्रचलित थी। इसका वर्णन बारबोसा ने सर्वप्रथम किया। द्वितीय बार से सती प्रथा का उल्लेख करने वाले यात्री निकोलो कोंटी थे। इसका प्रमाण अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर भी दिया जा सकता है। बुक्का प्रथम के समय 1354 ईस्वी के एक अभिलेख में माला गोंडा नामक एक महिला के सती हो जाने का उल्लेख है, परंतु अभिलेखीय एवं विदेशी यात्रियों के वर्णन में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। जहाँ अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार यह प्रथा नायकों एवं राज परिवारों तक ही प्रचलित एवं सीमित थी, वहीं बारबोसा के अनुसार यह ब्राह्मणों, चेट्टियों, लिंगायतों में भी प्रथा दिखाई देती है। सती होने वाली स्त्री की स्मृति में पाषाण स्मारक लगाए जाते थे, जिन्हें सतीकल कहा जाता था। वस्त्र आभूषण, सामान्य वर्ग के लोग पुरुष धोती सफ़ेद कुर्ता पहनते थे। पगड़ी भी पहनने की प्रथा प्रचलित थी, परंतु वे जूते नहीं पहनते थे। सामान्य वर्ग की स्त्रियाँ साड़ी पहनती थी, जबकि राज परिवार की स्त्रियाँ एक पावड़, एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे। इसी तरह उनमें इत्रों के प्रति भी लगाव दिखाई देता है। गंडपैद्र, युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष के द्वारा पैरों में धारण करने वाला एक कड़ा, जो सम्मान का प्रतीक माना जाता था। शिक्षा एवं मनोरंजन, विजयनगर काल में शिक्षा का कोई विभाग नहीं था, न ही किसी विद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। यह मूलतः मंदिरों, मठों, अग्रहारों में दी जाती थी। लोकप्रिय विषयों में वेद, पुराण, इतिहास, नाटक, आयुर्वेद आदि प्रमुख थे। मनोरंजन के साधनों में नाटक, यक्षगान, मंच पर संगीत, वाद्यों के द्वारा अभिनय लोकप्रिय थे। वोम लाट एक प्रकार का छाया नाटक था। शतरंज और पाशा भी लोकप्रिय थे। कृष्णदेवराय द्वितीय स्वयं शतरंज का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। कुश्ती भी लोकप्रिय था। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो उस काल में प्रचलित थे। कुरवाई, ये एक चावल का विशेष प्रकार था। वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में एक चर्च बनवाने की अनुमति दी थी। स्थानीय प्रशासन में सभाओं का उल्लेख है। नाडू की सभा को
नाडु कहा तथा इसके सदस्यों को नान्तवर कहा गया। गीली भूमि को नंजाई, नगद लगान को सिद्धम कहा गया। बैलों एवं गायों के मांस को छोड़कर सभी पशुओं का मांस खाए जाते थे। पायस ने नवरात्रि के पर्व का उल्लेख किया है। उसके अनुसार इस पर्व के अंतिम दिन 250 भैंसों तथा 4500 भेड़ों की बलि चढ़ाई